नमस्कार। मेरा नाम है हिमांशु बाजपेयी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिमांशु बाजपेयी ऑफिशियल। और ये बहुत खास शो है जिसका नाम है का से किताब। इसमें हम बात करते हैं अपने मेहमानों से उनकी पढ़ने लिखने की दिलचस्पियों के बारे में, किताबों के बारे में। और आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान है। हमारे साथ हैं जाने माने विद्वान, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता, राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा जी, जो अपने भाषणों के लिए बहुत ज्यादा लोकप्रिय हैं। पिछले दिनों भी राज्यसभा में उनका एक भाषण बहुत पॉपुलर हुआ था। और आज मनोज जी हमारे साथ हैं, जो बात करेंगे पढ़ने के बारे में और अपनी पसंदीदा किताबों के बारे में। तो मनोज जी, आपका बहुत स्वागत है इस खास प्रोग्राम में जिसका नाम है का से किताब। शुक्रिया हिमांशु जी। जी। तो सर, मुझे ये बताएं कि मैं पहला सवाल जो मेरी दिलचस्पी थी जानने में वो ये थी कि पिछले दिनों जो आपका भाषण बहुत लोकप्रिय हुआ कोरोना को लेकर, जो कोरोना की विभीषिका का जैसा बयान आपने राज्यसभा में किया, तो उस भाषण से पहले आपकी मनःस्थिति क्या थी, उसकी तैयारी आपने कैसे की है? जब आप जा रहे थे सदन में तब आपके दिमाग में क्या चल रहा था? अगर उसके पीछे की कोई कथा हो तो हमें बताएं। हिमांशु जी, बेहद ईमानदारी से एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि कई एक दो मित्रों को ये बताया था। अ, अ, अप्रैल के आखिरी हफ्ते से लेके मई के पूरे महीने में मैंने संभवतः 6-7 आर्टिकल लिखे अंग्रेजी हिंदी दैनिकों में। और वो कोरोना की व्यथा ही थी, पीड़ा थी जो सामूहिक थी, मेरी व्यक्तिगत तो कतई नहीं थी सिर्फ। और उस पीड़ा में जो एक असहाय मुल्क था, पूरा का पूरा देश, व्यवस्थाएं, संस्थाएं चरमरा सी गई थी। जब वो लेख मैंने लिखा तो मुझे स्मरण है, पहले से तय नहीं था। जब मैं पार्लियामेंट गया उस दिन, यानी वो 20 जुलाई का दिन था, मैंने अपने एक सहकर्मी को कहा कि वो सारे आर्टिकल्स का प्रिंट लेके आ जाओ, मैं उन्हीं के आधार पर कुछ बात रख दूंगा। अमूमन 6-6.5 मिनट का वक्त मुझको मेरे दल के नंबर के हिसाब से मिलता है, जो उस दिन 8 से कुछ ज्यादा मिला। तो जब बहस शुरू हुई तो मैंने देखा कि बड़ी क्लिनिकल सी बहस हो रही है, जैसे कि इतनी भयावह स्थिति आई ही नहीं। सरकार की तरफ से एक टेबल हो गया कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। तो हिमांशु जी, मैंने ईमानदारी से मैं कह रहा हूं कि मैंने अपने पूरे आर्टिकल को किनारे किया और मैंने ये तय किया कि जो मेरे मन में भाव है मैं सिर्फ वही बोलूंगा। तो ये शायद एक इस तरह का भाषण था, इस तरह का वक्तव्य था जो मैं दोबारा नहीं देना चाहूंगा, इसलिए कि मैं नहीं चाहता हूं कि लाचारी और बेबसी की पृष्ठभूमि में मुझे फिर से बोलना पड़े। तो इस भाषण की बिल्कुल तैयारी नहीं थी, बल्कि एक जगह जहां पर मैं मुफ्त वैक्सीन के कॉन्सेप्ट को खारिज कर रहा था, तो भाजपा के किसी मित्र ने टोका। और मैं दो चीज आपको बताऊंगा कि वो टर्निंग पॉइंट था मेरे वक्तव्य का भी, क्योंकि फिर मेरे अंदर बहुत कुछ था जब लोग मदद मांगते थे और हम कर नहीं पाते थे उस स्केल पे। तो मैं सिर्फ इसको इंगित करना चाहता था, इसलिए कि ये संभवतः शायद पहली बार मैंने कुछ कहा था जो मेरी तैयारी से बिल्कुल विलग था। और उसमें मेरी असहाय अवस्था भी थी। जो 2 महीने हमने झेले, कई दोस्त दुनिया से चले गए, कई जानने वाले चले गए, ऐसे ऐसे परिवार देखे मैंने जिसमें माता और पिता, दो छोटी बच्चियां हैं, माता और पिता 10 दिन के अंतराल पे दोनों का देहावसान हो गया। फिर डिनायल हुआ कि गंगा में बहती लाशें वो नहीं, ये परंपरा रही है, हमने तो इतने वर्षों में वो परंपराएं देखी नहीं थी। तो इन सब चीजों के इर्द गिर्द वो उसको उसको उस भाषण को, उस दिन को मैं रखना चाहूंगा। जी। सर, ये जो भाषण था आपका, जो कि मैंने बहुत लोगों से बात की इसके बारे में, और हर इंसान को, चाहे वो किसी भी विचारधारा से संबद्ध हो, अगर वो ईमानदार है तो उसने अपने दिल की धड़कन को आपके इस भाषण में महसूस किया। क्योंकि जैसा कि आपने कहा, कोई भी ऐसा नहीं था जिसके जानने वालों में कोई ना कोई इंसान जो है वो इस विभीषिका की चपेट में ना आया हो या अपनी जान न गंवाई हो। तो वो भाषण आपका बहुत इस मायने में ऐतिहासिक भी रहा। मुझे एक चीज बताएं सर, कि ये तो भाषण, जैसा कि आपने कहा, एक भावनात्मक एक सैलाब भी था आपके अंदर जिससे ये हुआ। लेकिन आमतौर पर अपने भाषणों की तैयारी आप कैसे करते हैं? क्या पढ़ते हैं या कैसे वो तैयारी करते हैं? देखिए, दो चीज कोशिश करता हूं, क्योंकि मुझको अगर संसद में किसी ने, जिनको मैंने बचपन से थोड़ा पढ़ा,
मिल तो कभी नहीं पाया कि हिरेन मुखर्जी, प्रोफेसर हिरेन मुखर्जी, वाह। वो जी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे, 6 दफे संभवतः वो सांसद थे, और जी कई भाषाओं पे उनकी पकड़ थी। उनमें एक खासियत मैं देखता था कि वो फैक्ट, जो तथ्य जी और पोइट्री का समन्वय करने की कोशिश करते थे। क्योंकि ये मेरा अपना अनुभव है कि बेयर फैक्ट अगर आप स्टैटिस्टिक्स बोलते रहें, जैसे आप देखिए अटल जी जी आंकड़ों पे बहुत बात नहीं करते थे, या जी लोहिया जी का बहुत संक्षिप्त संसदीय जीवन रहा, जी लेकिन आंकड़ों के साथ जब तक आप मानवीय संवेदनाएं, सरोकार को नहीं जोड़ेंगे ना, तब तक लोगों को वो थोड़ा सा रूखा सा लगेगा। तो तैयारी के क्रम में होता है कि कुछ फैक्चुअल चीजें मैं रखता हूं, जी उसके बाद मैं देखता हूं कि इसको कैसे, इंटरेस्टिंग शब्द उचित नहीं होगा, कि इसको कैसे ऐसा किया जाए जी कि जो विपक्ष के नीचे, मैं आलोचना भी करता हूं तो मैं सोचता हूं कि आलोचना मेरी ऐसी ना हो कि लोगों को गाली की तरह लगे। जी कई दफा तो ऐसा भी होता है संसद में कि जब तक विपक्ष, मतलब हमारे विपक्ष के लोग, हमारे विपक्ष के लोग, जी हालांकि हम विपक्ष में हैं, जी उन्हें जब तक एहसास हो कि क्या इन्होंने कहा, तब तक बात आगे बढ़ जाती है। जी तो मेरी कोशिश होती है कि हर बिल पे या चर्चा पे अ, थोड़ी तैयारी कर ली जाए, और इसका मुझको अपने एकेडमिक बैकग्राउंड का भी जी रोल रहा। मैं फायदा है। आपको एक छोटी चीज जी कहूंगा जी कि मैं जब क्लास लेता था, जी 94 से मैंने बहुत कम उम्र में टीचिंग करियर शुरू की थी, 94 में। जी मैंने ये चीज तय की थी कि मैं नोट्स डिक्टेट नहीं करूंगा छात्रों को। अच्छा मेरे पास पॉइंट्स होंगे, लेकिन वो मेमोरी में होंगे। मैं कमोबेश उसी को संसद के अंदर भी रखने की कोशिश करता हूं। उससे क्या होता है ना कि आई कांटेक्ट रहता है जी आपका चेयर के साथ भी, और अपने साथियों के साथ, चाहे वो जी ट्रेजरी बेंच पे हो या हमारे साथ अपोजिशन के बेंच पे हो। जी जी। तो सर जैसा कि आपने हिरेन मुखर्जी जी की बात की, और तो ऐसे कौन लोग हैं जिनको जिनको पढ़कर आपकी एक समझ बनी, चाहे वो भाषण की हो या मुद्दों पर जो समझदारी हो, अगर आप संसद के अपने भाषणों के हवाले से बता सकें। देखिए, थोड़ा किताब के बारे में चूंकि आपका पूरा जी फोकस जी रहता बिल्कुल है, मैंने देखा है, बिल्कुल। तो मुझको याद है कि मैं बहुत छोटी उम्र से, मेरी माँ लिखती बहुत थी, लिखती जी हैं अभी भी, थी नहीं कहा जाए, लिखती हैं। तो उन्होंने बड़ी कम उम्र में, मुझे स्मरण है कि मेरे एक दादाजी का, चचेरे दादाजी का निधन हुआ, तो हम जी सब गांव गए। तो मेरी माँ शरद साहित्य पूरा कैरी करके ले गई थी, तो माँ पढ़ती थी और एक वॉल्यूम खत्म करने के बाद मुझको देती थी। तो शरद साहित्य हुआ, या विमल मित्र बहुत लोकप्रिय थे, हिंदी में जी अनुदित उनकी जी रचनाएं थी। तो वो विमल मित्र को उस उम्र में, मैं 5वीं 6वीं में था, जी पढ़ने के बाद मुझको वो एक उनकी कथा शैली बहुत अच्छी लगी, जी कि किसी जगह किसी को पहुंचना है तो ऐसा नरेशन करते थे कि जी आप बिहार के सहरसा जिले में बैठ करके आप कोलकाता के जी। धर्मतल्ला स्ट्रीट पहुंच सकते हैं। वाह। दूसरा, फिर जब थोड़ी थोड़ी उम्र बढ़ी, तो मेरा एक व्यक्ति की रचनाओं से एक्सपोजर हुआ, राही मासूम रजा। जी जी। ये आजादी। 10वीं के आसपास की मैं बात कह रहा हूँ, 10वीं क्लास के आसपास। मैं आज भी मानता हूं कि मैं कभी उनसे भी नहीं मिला, लेकिन मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, मेरी समझ और चिंतन या चिंता भी कहूं, उसको शेप देने में राही मासूम रजा का बहुत बड़ा योगदान है। और इंटरेस्टिंगली, मैंने टोपी शुक्ला पहले पढ़ी, आधा गांव बाद जी में पढ़ा, जी फिर जी। कटरा भी आरजू, ओस की बूंद, उसकी बूंद। कई 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 सारी किताबें तीन पढ़ी। पचहत्तर। तो राही मासूम रजा ने मेरी पॉलिटिकल समझ, खास करके सामुदायिक रिश्तों की, जी बहुत मजबूत की। उसके बाद फिर कमोबेश ज्यों ज्यों आगे बढ़ते जी गए, तो किताबें आती गईं, ऑथर्स भी नए जुड़ते गए। जी 10वीं के बाद अंग्रेजी पढ़ना शुरू किया। उससे जी पहले अंग्रेजी नॉवेल वोवेल का सिर्फ उतनी ही अंग्रेजी पढ़ता था जितना टेक्स्ट बुक में जी जरूरी हुआ करता था, और जी वो भी बहुत शौक से नहीं, कंपल्सन में। लेकिन बाद में परिस्थितियां बदल गई। जी। सर ये बताएं कि अभी हाल फिलहाल में ऐसी कौन सी किताबें हैं जो आपने पढ़ी हैं, जो आप बताना चाहें, जो अभी हाल फिलहाल में अच्छी किताबें आपने कुछ पढ़ी हो या पढ़ रहे हो। देखिए, एक तो हेरोल्ड लास्की को मैंने पढ़ना शुरू किया।
जी हाल में पहले पढ़ा था, फिर एक लंबा गैप हो गया, तो हैरोल्ड लास्की की बायोग्राफी पढ़ रहा हूँ इन दिनों, पूरी खत्म नहीं हुई है। मैं एक जिगमंड बॉमन है, बहुत उनको मैंने बहुत पढ़ा है बीते दिनों में। एक एलान पेपे हैं, और मैं आपके तमाम जो साथी हैं जो अक्सर कई दफा मुझको भी ट्विटर पे पूछते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन को समझने के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो एलान पेपे है। और बिल्कुल हालिया अगर कहूं तो एक किताब पढ़ रहा हूं देवाशीष राय चौधरी और कीन की, टू किल अ डेमोक्रेसी। हाँ, एक अच्छी मित्रता भी हो गई। जी इसी तिमिल कुरान है, जी टर्किश ऑथर है, जी उनकी किताब आई थी हाउ टू लूज अ डेमोक्रेसी, हाउ टू लूज अ जी डेमोक्रेसी। जी जी वो उस किताब के जो 7 फेजेज हैं जी डेमोक्रेसी के लूज करने के, जी जिसमें से कई फेज हम अपने मुल्क में भी देख रहे हैं, मैंने उसका पार्लियामेंट में यूज किया। जी और कहीं से वो वीडियो उनको हाथ लगा, और उन्होंने उस वीडियो को शेयर किया टर्किश पूरे ग्रुप में, और उसके बाद फिर उनसे दोस्ती भी हो गई, तो उन्होंने अपनी अगली किताब जो है टुगेदर, वो उन्होंने मुझे भेजी। तो ये एक पृष्ठभूमि है, जिसके अंदर एक और चीज कहना चाहूंगा हिमांशु जी, जी मुझको नेहरू बहुत अच्छे ऑथर लगे। नेहरू से एक चीज जो मैंने सीखी है और इसको अपनी एक किताब में इनकॉर्पोरेट किया, जी जो उनकी अपनी बेटी के नाम जो चिट्ठी थी ना, जी जी आ, वो मुझको लगता है कि हर पिता को अपने बेटे बेटियों से संवाद का वो तरीका रखना चाहिए। अब ईमेल व्हाट्सएप का युग है, जी उतना संभव नहीं है, जी लेकिन मैंने एक किताब लिखी ट्रांजिट टॉक्स, जी जिसमें मैंने इसी फॉर्मेट का यूज किया कि एक शिक्षक और उसका एक छात्र दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं पत्रों के माध्यम से। और ये गुजरात की 2002 की आगे पीछे की घटनाओं की पृष्ठभूमि में ये किताब लिखी गई थी। तो नेहरू का मैंने इस अफसाने में नेहरू जी को लाना जरूरी समझा, इसलिए जी जी बताया। नहीं नहीं बिल्कुल सर, इससे जुड़ा ही मेरा अगला सवाल था कि आपने इतनी किताबें, चूंकि आपने बहुत कम उम्र से पढ़ना शुरू कर दिया था, अगर मैं आपसे पूछूं कि कुछ ऐसी किताबें जो हर भारतीय को, हर इंसान को पढ़नी चाहिए, तो आप किन किताबों का नाम लेंगे? देखिए, मैं कहूंगा कि एक किताब जो हर इंसान को पढ़ना चाहिए वो है एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जी हर इंसान को अंबेडकर जी की पढ़नी चाहिए, उस किताब के बनने की पृष्ठभूमि भी जाननी चाहिए, नंबर एक। एक दूसरा मैं चाहूंगा ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, जवाहरलाल नेहरू जी की नेहरू पढ़नी चाहिए। तीसरा है कि पेरियार की किताब धर्म और विश्व दृष्टि, उसको पढ़ना चाहिए जी हर इंसान को, चाहे किसी भी विचारधारा को हो। जी और राही मासूम रजा की टोपी शुक्ला, मैं पतली सी किताब है, मैं जी जी हर इंसान को कहूंगा पढ़े। और अभी अभी हाल में मैंने पार्लियामेंट में अपने सीनियर थे, कभी उनसे भी नहीं मिला, दुर्भाग्यपूर्ण देखिए कि जी जिन जिन लोगों को पढ़ा, जिनसे प्रभावित हुआ, उनसे मिल नहीं पाया। डॉक्टर तुलसी राम, जी जी उनकी दो खंडों भैया की और आत्मकथा, जी, हाँ, मणिकर्णिका मुर्दहिया और मणिकर्णिका। मणिका मैं मणिका समझता हूं हर इंसान को पढ़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि जाति समाज में नहीं है या जाति चली गई है, वो एक बार देखें कि तुलसीराम जैसी व्यथा और पीड़ा से आज भी हमारे समाज का एक बड़ा वर्ग जूझ रहा है। एक और चलते चलते बताऊं, एक जी और ऑथर मेरे बड़े प्रिय हैं, तारिक अली। जी जी थोड़ा पृष्ठभूमि तारिक अली जी की बता करके 1 मिनट जी जी लूंगा, उससे बिल्कुल ज्यादा बिल्कुल 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 तारिक अली पाकिस्तान के थे, इंग्लैंड शिफ्ट कर गए, और 68 में यूरोप में छात्रों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। छात्रों के उस आंदोलन के इंग्लैंड में नेता थे तारिक अली। जी और वहां और फ्रांस में बेंडिक्ट बेंडिक्ट कोन, जी मैं नाम पूरी, वो इटालियन थे, फ्रांस के नहीं थे। तारिक अली पाकिस्तानी थे, इंग्लैंड के नहीं थे। जी लेकिन तारिक अली जी की एक किताब है स्ट्रीट फाइटिंग ईयर्स, जी जिसको वो कहते हैं बायोग्राफी ऑफ द 60s। ये भी किताब सब लोगों को एक बार पढ़नी चाहिए, ताकि ये पता चले कि जब कोई भी अथॉरिटेरियन स्ट्रक्चर होता है तो रेसिस्टेंस हैज टू बी इनोवेटिव, रेजिस्टेंस इनोवेटिव होना चाहिए, पोएटिक होना चाहिए। जी। और वो एक बहुत बड़ा संदेश है। अच्छा सर, मुझे एक सरल सा सवाल बताएं कि जो लोग नहीं पढ़ते हैं उन्हें क्यों पढ़ना चाहिए, पढ़ने का महात्म क्या है, ये अगर आपको समझाना हो किसी को तो आप कैसे समझाएंगे? देखिए, एक सांसद ने अभी हाल में मुझसे कहा जी कि
यार मैं पढ़ नहीं पाता हूं, आई हेट रीडिंग, लेकिन करूं कैसे? मैं कभी कभी लगता है मुझको कि मैं वहां कमजोर हो जाता हूं। देखिए, पढ़ना इसलिए चाहिए ना कि पढ़ने से एक चीज जो आप हासिल करते हैं कि आपके बिहाफ पे दूसरा कोई निर्णय नहीं ले सकता। अब इन दिनों क्या है कि अगर आप देखें कि आप अगर कोई किताब पढ़ते हैं तो आप क्या होता है, एविडेंस को व्यक्तिगत तौर पर महसूस करते हैं। आज के दौर में जो लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं या रीडिंग हैबिट जिनकी नहीं है, वो दूसरों की तरह अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बनावट और बुनावट किसी और के नियंत्रण में चली जाती है। अगर दूसरे के नियंत्रण से अपने सच को बचाना है, अपनी बुनावट को बचाना है, तो मैं समझता हूं कि छोटी छोटी किताबों से, कई लोगों को मोटी किताब देख के डर लग जाता है, अब छोटी किताबों से शुरुआत करिए और एक बार और तय कर लीजिए कि आज मैं बेड पे जा रहा हूं, मैं सीधे सोने ही जाऊंगा, मैं 15 पन्ने पढ़ूंगा। और अगर और कई लोगों को मैं ये भी सलाह देता हूं कि आप बायोग्राफी से शुरुआत करिए। जैसे इन दिनों एक किताब पढ़ रहा हूं, जुगलबंदी। उस जुगलबंदी विनय सीतापति की है, जो उसका सब टाइटल है बीजेपी बिफोर नरेंद्र मोदी। बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। हम बीजेपी से तब भी लड़ रहे थे, अब भी लड़ रहे हैं, लेकिन एक पार्टी के अंदर में भी कैसे चेंज आता है उसकी समझ के लिए मैं समझता हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग है, उसको पढ़ना चाहिए। तो ये किताब के प्रति मैं समझता हूँ कि एक जागरूकता की भी जरूरत है। सर, एक सवाल ये है कि किताबों से जुड़ी आपकी पसंदीदा जगह कोई अगर हो, कोई लाइब्रेरी, कोई दुकान जहां से यादें जुड़ी हों, और कोई याद अगर हमसे साझा करना चाहें तो बता। आ, बहुत बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा जी। पटना में जब ग्रेजुएशन में थे तो मैं एक तरह से एडिक्टेड हो गया था किताब के लिए। एडिक्शन का लेवल ये था, मैं एडिक्शन जो कह रहा हूं तो बल्कि समझ लीजिए कि वो सिगरेट वगैरह की तरह का एडिक्शन था, कि मैं रेस्टलेसनेस होती थी कि कोई नई किताब नहीं आई। तो मेरा एक धनी दोस्त था, और मैं उतना धनी था नहीं, तो पैसे लिमिटेड आते थे पिता की ओर से, तो मेरे उस धनी दोस्त को फिल्म देखने का शौक था। तो वो मुझको समझ गया था, तो उसने कहा कि ऐसा सुनो, मैं तुमको फिल्म दिखाऊंगा, मेरे साथ चलो, मैं तुमको किताब खरीद दूंगा। तो पटना में एक पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस पटना कॉलेज के ठीक सामने पटना कॉलेज के था। वो दौर अद्भुत था। सिर्फ पीपुल्स पब्लिशिंग की किताबें नहीं होती थी, राजकमल की भी किताबें वहां हुआ करती थी। लोग वहां बैठते थे और चर्चा भी होती थी। ये खूबी थी उस जगह की। तो वो एक मेरी स्मृति में, जब आपने सवाल पूछा तो वो एक आया। और जब दिल्ली आया तो एक कनॉट प्लेस में किताब की दुकान थी, रीगल के आगे जाकर के, बुकवर्म संभवतः, अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं, बुकवर्म। ये सारी मेरी स्मृतियों में बार बार आता है, क्योंकि बहुत सारी किताबें वहां जाकर के मैंने खरीदी थी। बहुत शुक्रिया सर। सर, बस जल्दी जल्दी से मैं एक सवाल और पूछ लूं, जो कि बहुत लोग नीचे पूछते हैं बाद में हमसे। रीडिंग रिचुअल कोई अगर आपके हो खास तरह, कैसे किताब पढ़ते हैं आप, अगर वो बता सकें, क्योंकि अभी आपके पास वक्त भी कम रहता होगा, सांसद हैं तो। हिमांशु जी, मैंने सांसद बनने के बाद भी पढ़ना नहीं छोड़ा है। अभी मैं बता रहा हूं, जब आपसे बात करने से पहले मैंने असल में मैं कहूं कि एक पढ़ना मेरे लिए रिचुअल से ज्यादा नीड है, वो जरूरत की श्रेणी में है। तो मैं इतना, आपको ये आश्चर्य लगेगा, मैं टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ता हूँ ज्यादातर। जैसे आपसे अब जैसे बात कर रहा हूँ तो मेरे सामने किताबें यहाँ है, मैं पढ़ूंगा। हाँ, बेड पे जब मैं जाता हूँ तो मेरे जहन में रहता है कि मैं सीधे ना सो जाऊं। वो एक चीज बता के मैंने रखी है, जो अमूमन हफ्ते में मैं 5-6 दिन प्रैक्टिस करता हूं। मैं बिना किताब के नींद के आगोश में नहीं जा सकता। सर, जल्दी जल्दी से हमें अपने पसंदीदा लेखकों के, शायरों के नाम बता दीजिए। आप शायरी में बड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो जल्दी जल्दी से जाते जाते जितने नाम आपको याद आते जाएं आप बता दें, जो पसंदीदा लेखक हैं आपके। मजाज समझिए, क्या बात। जोश मलिहावादी, मिर्जा गालिब तो सबके हैं। दुष्यंत ना होते तो कई सारी क्रांति धर्मिता पीछे छूट जाती। और कितना, बहुत बहुत सारे नाम हैं। मतलब हाल के दिनों के अगर कहिए तो निदा फाजली वगैरह हैं।
बस ये सब। वाह क्या बात है सर, एक शेर सुनाता हूँ आपको चलते चलते। जानिसार जी अख्तर साहब का, ये इल्म का सौदा, ये किताबें, जी। ये रिसाले एक शख्स की यादों को भुलाने के लिए हैं। तो बहुत शुक्रिया वंडरफुल। आपका सर, आपने वक्त हिमांशु निकाला। जी, जी हिमांशु जी, ये मुझे जी, ये भेज दीजिएगा मुझको आप मैं भेजता हूँ, व्हाट्सएप। मैं आपको और भी ठीक है। शेर भेजता हूँ किताबों से जुड़े हुए। और सर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया। जी, आपसे जब बात करते हैं तो लगता है शुक्रिया। किसी अपने शख्स से बात कर रहे हैं, किसी अपने पक्ष के सेम इंसान ही से बात। हिमांशु जी। बहुत और शुक्रिया। ऐसी चीजों के बारे में आपने बात की ना, जो आमतौर पे लोग नहीं बात करते हैं। नहीं, शुक्रिया बहुत बहुत हिमांशु शुक्रिया, जी। थैंक यू सो मच।